हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है। मैं स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एज एक्सटेंशन ऑफिसर जॉब करती हूँ। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएं। इसी क्रम में मैं आपको बता रही हूँ बनाना केला के बारे में सब कुछ जानकारी। आइए जानते हैं बनाना के बारे में। बॉटनिकल नेम मुजा पेरिडिसिका, फैमिली म्यूजेसी, ओरिजिन या नेटिव प्लेस या फिर इसको भी कह सकते हैं जन्म स्थान। ये फल कहाँ से आया है तो साउथ ईस्ट एशिया या इंडो चाइना ऐसा नाम हमको बुक्स में कहीं कहीं दो चीजें देखने को मिलती हैं और दोनों अपने आप में सही भी हैं। फिर हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर 22 और अदर बनाना को और दूसरे किन किन नामों से जानते हैं। एडम्स फिग, एप्पल ऑफ पैराडाइज और कल्पतरु। अ प्लांट ऑफ वर्चुअस के नाम से भी जानते हैं। जो केले का एक पेड़ होता है वो हर्बेसियस, मोनोकोटिलिडनस और मोनोकार्पिक होता है। हर्बेसियस मतलब वो झाड़ीनुमा हरा पौधा होता है जिसमें स्टेम या बार्क नहीं पाई जाती है। मोनोकोटिलिडनस एक बीज पत्री होता है और मोनोकार्पिक एक ग्रोथ सीजन या एक साइकिल में एक ही बार फ्रूटिंग करता है, मतलब एक ही बार फलन करता है और हर फलन के बाद हमें उसको काटना पड़ता है और फिर नई ग्रोथ पे नया फल आते हैं। अब बात करते हैं हम बनाना में सीडलेसनेस की। माने बनाना जो फल होता है वो बीज रहित होता है और उसमें जो सीडलेसनेस होती है वो क्यों होती है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण। पार्थेनोकार्पी से हम क्या समझते हैं? अ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होती है वो प्राकृतिक रूप से ही बनाना में पाई जाती है। बनाना जो है वो एक प्रोटोगाइनी प्लांट है। इसमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि बनाना का जो फ्लावर है उसका जो फीमेल पार्ट है कार्पल वो पहले मैच्योर होता है मेल पार्ट के, मतलब स्टेमन से पहले मैच्योर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी प्लांट। अब बनाना जो है वो मॉइस्चर लविंग और न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है। तो मॉइस्चर से हम ये समझते हैं कि बनाना को इरिगेशन की, एक प्रॉपर इरिगेशन की जरूरत होती है। मतलब बनाना के अगर हम बात करें तो उसमें अच्छा इरिगेशन होना जरूरी है। साथ में एक न्यूट्रिएंट की एप्रोप्रिएट अच्छी मात्रा देना भी जरूरी है, तभी हमें अच्छे प्लांट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की। यहाँ पे क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब जलवायु या क्लाइमेट से ना होते हुए रेट ऑफ रेस्पायरेशन से है। तो जैसे कुछ फ्रूट्स, हर फ्रूट रेस्पायर करते ही हैं, तो कुछ फ्रूट्स को जब हम हार्वेस्ट करते हैं या तोड़ते हैं तो उनकी जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन होती है वो कुछ बढ़ जाती है, थोड़ी सी शार्प राइज आ जाता है उसके रेस्पायरेशन में। तो जो फ्रूट हार्वेस्टिंग के बाद रेस्पायर करते हैं उनको क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलते हैं। जो फ्रूट्स हार्वेस्टिंग के बाद रेस्पायरेशन में थोड़ा सा राइज करते हैं, शार्प राइज करते हैं, उनको क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलते हैं। तो बनाना इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अब हम बात करते हैं फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स की। जैसे कि हमें शब्द से समझ में आ रहा है, फोटो पीरियोडिक मतलब लाइट का कितना पीरियड एक बनाना प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इसको 8 से 12 घंटे की लाइट की आवश्यकता होती है। तो ये इसको हम लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है। तो बनाना में जो पॉलिनेशन होता है वो ऑर्थिनोफिलस होता है। ऑर्थिनोफिलस का मतलब होता है कि जो पॉलिनेशन या परागण चिड़िया, बर्ड्स या बीज के द्वारा किया जाए। तो बर्ड्स या बीज के द्वारा किए जाने वाले पॉलिनेशन को ऑर्थिनोफिलस पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, मतलब जलवायु की। केले को कैसा जलवायु प्रिय है? केला जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लविंग प्लांट है, जहां पर तापक्रम अधिक हो लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो और वर्षा अधिक होती हो, ऐसा जो क्लाइमेट या जलवायु हो वो केले को अधिक पसंद है। तो उसमें आता है ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। किस प्रकार की सॉइल अच्छी रहती है? एक वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जिसमें एरेशन मतलब हवा का आवागमन और आपका जल निकास वेल ड्रेन्ड, अच्छी तो लोमी सॉइल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। जब ये लॉन्ग डे प्लांट है तो इसका टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसके लिए अच्छा टेम्परेचर, जो सही टेम्परेचर वो 26.5 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर 30 से थोड़ा और ऊपर पड़ते हैं तो हमें स्कॉचिंग इफेक्ट बनाना में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं प्लांटिंग मटेरियल की। तो जो सुकर्स होते हैं, प्लांटिंग मटेरियल के तौर पे हम सकर्स को यूज करते हैं, बुस्तारी को।
तो जैसे आप इस चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो प्लांट है इसमें से ये जो सकर्स निकल रहा है, इस सकर्स को ही हम यूज करते हैं एज ए प्लांटिंग मटेरियल। जो शॉर्ट सकर्स होना चाहिए नैरो बीट लीफ के साथ 500 से 750 ग्राम का। फिर हम दूसरे यूज करते हैं एज ए प्लांटिंग मटेरियल राइजोम। और राइजोम ये जो आप देख रहे हैं ये राइजोम है, और इसका जो काट माने राइजोम को काट के जो छोटा सा पार्ट है इसको बिट्स बोलते हैं। और बिट्स के अलावा पेपर्स भी हम एज ए प्लांटिंग मटेरियल पौधरोपण सामग्री यूज करते हैं। ये देखिए ये पेपर्स है। अब बात करते हैं राइजोम। राइजोम जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, स्टेम का, जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन है बनाना में। और अगर बनाना में अंडरग्राउंड पोर्शन जो वो स्टेम है, मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम का, तो ऊपर का जो स्टेम हमको देखने को मिलता है ये जो हरा, ये क्या है, ये सूडो स्टेम है, जो कि एक शीत मतलब टिश्यू से बना होता है और उसके आसपास प्लांट्स की ग्रोथ होती है, लीव्स की ग्रोथ होती है। इसको हम बोलते हैं सूडो स्टेम। अब हम बात करते हैं बना गए प्लांटिंग स्पेस की। तो प्लांटिंग स्पेस में जब हम सीडलिंग्स लगाते हैं तो 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर के पिट का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग वेराइटीज या टॉल वेराइटीज लगाते हैं तो 1.8 इंटू 1.8 मीटर पे, और डॉर्फ वेराइटीज जो लगानी चाहिए वो 2.1 मीटर इंटू 2.1 मीटर पे लगाते हैं। बनाना में हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने पर प्रति हेक्टेयर 3000 से 4500 पौध संख्या आती है। मतलब एक हेक्टेयर में 3000 से 4500 पौध लगाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांटिंग टाइम की। तो जैसे हमने बताया कि ये फोटो पीरियोडिक रिस्पांस में इसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। तो जब इसको अधिक रोशनी की जरूरत है तो ये मोस्टली ये जो अपना गर्मियों का सीजन है ऐसे में, तो इसकी जो प्लांटिंग टाइम रहती है वो फरवरी से मई के बीच में रहता है। अब बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की। इसमें लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स, बीटरूट, एलिफेंट फुट याम और सन हेम्प एज ए इंटरक्रॉप हम ले सकते हैं। लेकिन ब्रिंजल और कुकर बिट्स जो क्रॉप्स होती हैं उनको एज ए इंटरक्रॉप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो नेमेटोड्स को अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए। अब हम बात करते हैं इसमें वानस्पतिक वृद्धि में। मतलब जो प्लांट पौधरोपण के बाद 1 से 6 महीने का समय जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। उसमें हमें वीड कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वीड कंट्रोल नहीं करते हैं तो जो बीड्स है वो मेन क्रॉप से लाइट, स्पेस, न्यूट्रिएंट एंड इरिगेशन, वाटर, इन सब के लिए कंपटीशन करेगा और उसको अपने बीड्स ले लेगा। तो जो न्यूट्रिएंट और जो अच्छी ग्रोथ मेन क्रॉप को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो इसमें हम आगे जाके हमें अच्छी यील्ड भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो वेजिटेटिव फेस होता है उसमें 1 से 6 महीने बीट कंट्रोल के लिए बहुत क्रूशियल होता है, बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं बनाना की जो फ्लावरिंग आती है वो कब आती है। पौधरोपण से 9 से 12 महीने के अंदर इसमें फ्लावरिंग आ जाती है। और जो बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्प क्रम जो होता है वो स्पेडिक्स होता है। ये आप देख रहे हैं स्पेडिक्स है। और इसी में जो फ्लावर होता है बनाना का वो स्पाइक होता है। इसके अंदर अगर दूसरा लगाया नहीं है मैंने, इसमें स्पाइक होता है। अगर एक चीज और देखेंगे, कॉम्पिटिशन्स में अक्सर आ जाता है कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना और फ्लावर ऑफ बनाना, और इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेडिक्स था स्पाइक था। तो ये याद रखना जरूरी है कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज कॉल्ड स्पेडिक्स एंड फ्लावर ऑफ बनाना इज कॉल्ड स्पाइक। जो बनाना की जो बियरिंग हैबिट होती है वो टर्मिनल होती है। ये देखिए नीचे की ओर आपने देखा होगा बंच नीचे की तरफ जाते हैं, उसको टर्मिनल बोलते हैं। अब फिर जो प्लेसेंटेशन होता है बनाना में वो एक्सेल होता है। जो फ्रूट टाइप होता है वो बेरी होता है, और जो एडिबल पार्ट होता है बनाना का जिसको हम खाते हैं वो मीजोकार्प, एंडोकार्प और स्टार्ची पेरेन्काइमा होता है। हार्वेस्टिंग या क्रॉप ड्यूरेशन, मतलब पौधरोपण से लेके फ्रूटिंग आने तक और उसके बाद जो हम तोड़ लेते हैं उसको, वो सारा ड्यूरेशन होता है 12 से 15 महीने का। मतलब एक क्रॉप साइकिल 12 से 15 महीने की होती है बनाना की। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना है, हमको दूर स्थित बाजार में भेजना है, तो हमें बनाना किस मैच्योरिटी लेवल पे तोड़ना चाहिए। तो वो हमें जब बनाना 75 to 80% मैच्योरिटी पे हो तो उस समय हमें बनाना की हार्वेस्टिंग या तोड़ाई करनी चाहिए। टू डिले राइपनिंग ऑफ बनाना, स्किन आर कोटेड विथ वैक्सॉल।
जब हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन दूर स्थित बाजार में भेज रहे हैं तो उसमें राइपनिंग जल्दी ना आए, वो जल्दी ना पके, इसके लिए हम उसको 12% बैक्स इमल्सन, जिसको हम बैक्सॉल बोलते हैं, उससे कोटिंग करनी चाहिए। बनाना को स्टोर करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 टू 95% होनी चाहिए, 85 टू 95% होनी चाहिए, और साथ में जो पीरियड है, मतलब इस टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम 3 वीक्स के लिए बनाना को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा यील्ड चाहिए बनाना में, हमारी बनाना का जो पौध है वो अच्छी यील्ड दे आगे जाके, तो जो मदर प्लांट होता है उसको जब हम कट कर देते हैं, कटिंग करने जाते हैं, तो उस पे उस समय हमें 10 से 12 लीव्स छोड़नी चाहिए फॉर गेटिंग मैक्सिमम यील्ड। अब बात करते हैं कि बनाना में, केला में जो खुशबू आती है, एरोमा जो होता है अलग अलग स्टेजेस पे, वो किस केमिकल के कारण होता है। तो जो ग्रीन बनाना में जो खुशबू या एरोमा या जो सुगंध आती है वो हेक्सानॉल के वजह से आती है। राइप बनाना, पके हुए बनाना में यूजिनॉल के वजह से, और ओवर राइप जो बनाना होता है उसमें आइसोपेंटानोल की वजह से आती है। ये सारी केमिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर बनाना एरोमा। और अब हम बात करते हैं राइप बनाना की। तो राइप बनाना में जो होता है वो, उसमें जो शुगर होती है वो 27% होती है। अब कुछ हम प्रैक्टिसेस और कल्चर्स की बात करते हैं जो बनाना में कल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो बनाना में बहुत जरूरी रूप से फॉलो अप होती हैं। तो डीनेवलिंग में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये प्रोटोगाइनी प्लांट है, जिसमें फीमेल पार्ट पहले बनता है, तो फ्रूटिंग आ जाती है, और फ्रूटिंग आते ही जैसे वो टर्मिनल ग्रोथ के साथ नीचे आता है और फ्रूटिंग हो जाती है, तो जो मेल बड होता है वो नीचे रह जाता है, तो उस मेल बड को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं डीनेवलिंग। ये देखिए आप यहाँ पे डीनेवलिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं डीसकरिंग की। डीसकरिंग, रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड सकर्स डन वंस इन 45 ऑफ प्लांटिंग। जब हम पौधरोपण कर देते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं, तो उसके पास से छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं आगे हमारी ईल्ड के लिए, उनको हटाने को हम डीसकरिंग बोलते हैं। और ये जो क्रॉप ड्यूरेशन होता है 12 टू 15 मंथ्स का, उसके बीच में हर 45 दिन पर ये प्रोसेस या ये प्रैक्टिस की जाती है। अब बात करते हैं मेटोकिंग की। मेटोकिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जैसे मैंने कहा था ये मोनोकार्पिक फ्रूट है, तो इसको एक फलन लेने के बाद इसको हमें कट करना पड़ता है, जिससे न्यू ग्रोथ आने के बाद हमें नया फलन मिले। तो जैसे ही पुराने इसकी कटिंग को, इस जो कटिंग को माने पेड़ के इसको काटने को मेटोकिंग बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रॉपिंग की। प्रॉपिंग क्या होता है, जब बनाना अपने पूरे फल पे होता है, बंच आ जाता है, बंच जमीन की ओर लटकता है, तो वो जमीन पूरी तरह छुए ना, जिससे उनके बंचेस में जो केले हैं वो खराब ना हो, उसके लिए हम उसको सहारा देते हैं। पेड़ टूटे ना, इसके लिए भी हम सहारा देते हैं। ये देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको, इसको हम बोलते हैं प्रॉपिंग। अब बात करते हैं वेराइटीज एंड कल्टीवर्स ऑफ बनाना। बनाना का जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो सिमोंड और शेपर्ड के द्वारा सन 1995 में दिया गया था। इसकी जितनी भी कल्टीवर्स या वेराइटीज जो बनाना में आज कल्टीवेशन में उपयोग होती हैं वो ट्रिप्लॉइड होती हैं नेचर में। बनाना कल्टीवर्स लगाने से पहले उनमें वायरस है कि नहीं, इसके लिए स्क्रीन की जाती है, टेस्ट की जाती है एलिजा टेस्ट के थ्रू। बनाना का हाइब्रिडाइजेशन पे जो वर्क चलता है भारत में, वो चलता है कहाँ पर, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, अदुथुआरी, तमिलनाडु। अब बनाना में भारत में जो काम शुरू हुआ था इम्प्रूवमेंट के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कह लीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट, बनाना इम्प्रूवमेंट वर्क, वो 1949 में तमिलनाडु में ही शुरू हुआ। अब बात करते हैं हम वेराइटीज की। उसमें है रोबोस्ता। रोबोस्ता के आगे आप देख रहे होंगे ये ट्रिपल ए लिखा हुआ है। ये ट्रिपल ए ये डिनोट करता है, ये बताता है कि ये जो वैरायटी है वो किसका क्रॉस है। इसमें ट्रिप्लॉइड वैरायटी रहती है, और जो क्रॉसेस बनाए जाते हैं वो दो वैरायटी से, मूजा एमनेटा और मूजा बाल्बिनेसिया से बनाए जाते हैं। तो मूजा एमनेटिया से जो बनाए जा रहे हैं उसमें रहते हैं ट्रिपल ए से डिनोट करते हैं, और जिसमें बाल्बिनिया भी यूज करते हैं उसको ए और बी से डिनोट करते हैं। तो रोबुस्ता, हरी छाल एंड बॉम्बे ग्रीन। ड्वार्फ कैवेंडिश, इसका जो कमर्शियल नेम है वो बसराई है। ये लीडिंग कमर्शियल वैरायटी है, कल्टीवर है, और ये एक्सपोर्ट के काम आती है। इसका गंडेवी सिलेक्शन भी किया गया है। इसका जो गंदेवी सिलेक्शन है वो हनुमान और पैराडेज है।
फिर हम बात करते हैं ग्रैंड की। ये एक ड्वार्फ कैवेंडिश से बना हुआ एक म्यूटेंट है जो टॉल वैरायटी है। पुवन ये हाइब्रिड वैरायटी है और इसमें मूजा एक्यूमिनेटा और मूजा बैल्बिस्निया का क्रॉस है, इसको रस्थाली। अब हम बात करते हैं एक और वैरायटी की, इसको बोलते हैं लाल वेलची। ये लाल वेलची जो है वो रेड बनाना के लिए उगाई जाती है। इसमें जो बनाना का स्किन कलर मतलब जो छिलका रहता है वो रेड कलर का रहता है। ग्रॉस मिस्चल जो वैरायटी है वो हाई यील्डिंग वैरायटी है, सबसे अधिक उपज देती है, लेकिन ये पनामा बिल्ट या बनाना बिल्ट उसके प्रति ससेप्टिबल होती है, ये बीमारी इसको जल्दी पकड़ती है। हम दूसरी पॉपुलर वैरायटीज की बात करें तो बनाना की है लेक्टिन, मोहनथान, ग्रॉस मिस्चल, चीनी चंपा, जायंट, ग्रोबनॉर, H1, H2, CO-1, कारपूर वाली, माटी, नेपुवन एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं दूसरे पर्पस की, कुलिनरी पर्पस। कुलिनरी पर्पस से मतलब होता है कि ये जो खाने के पर्पस में आती है इसको टेबल पर्पस भी बोलते हैं, जिनके हम सब्जी चिप्स वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें है मोहनथान, वायलवाजी, आस मोहनथान, नेंद्रन और चकैया। फिर एक चीज इसमें यूज करते हैं हम डेजर्ट या चिप्स पर्पस के लिए। तो हम जैसे डेजर्ट तो ठीक हुआ, चिप्स पर्पस को भी हम कुलिनरी पर्पस में ले सकते हैं। तो हम जब कहते हैं कि इसके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है तो नेंद्रन। नेंद्रन जो है वो हाइब्रिड वैरायटी है और नेंद्रन को हम डुअल पर्पस वैरायटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट भी बना रहा है और कुलिनरी पर्पस या चिप्स पर्पस में भी काम में आ रहा है। और इस वैरायटी को वर्ल्ड वाइज विश्व में प्लांटेने नाम से जानते हैं। अब हम हाइब्रिड की बात करें तो FHIA-1 इसको गोल्ड फिंगर भी बोलते हैं, CO1 और पुबन। बेबी फूड बनाने के लिए कुनन वैरायटी का उपयोग होता है। अब बात करते हैं CO1। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो CO1 है जो क्रॉस है केलर लैंडन, मूजा बेल्बेसिनिया और कदाली का, इसमें फीमेल पेरेंट कौन है? तो इसमें फीमेल पेरेंट जो है वो केलर लैंडन है। अब करते हैं मूंगली। मूंगली जो वैरायटी है वो नेंद्रन की म्यूटेंट वैरायटी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मल्टी स्टोरी फार्मिंग करनी है तो उसमें बनाना के साथ, तो बनाना की कौन सी वैरायटी प्रेफर कर सकते हैं? पुवन और नेपुवन। अगर हम वाटर सॉल्ट ट्रीटमेंट देते हैं बनाना में तो उसका जो ड्यूरेशन है फ्रूटिंग का वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब फ्रूटिंग कह सकते हैं कि जल्दी आ जाती है। अगर हम बात करें कि ग्लूकोज शुगर, तो मोहनथान जो वैरायटी है उसमें जो शुगर होती है वो ग्लूकोज के रूप में फाउंड होती है। और जितने भी क्लोन्स कह लीजिए, कल्टीवर क्लोन्स हैं बनाना के, AAA और AB, वो इरिगेटेड कंडीशंस में लगाते हैं। और जो ABB क्लोन्स है उसको हम रेन फेड कंडीशन में लगाते हैं, रेन फेड कंडीशन जहाँ पानी की कमी हो। अभी तक हम बात करते रहे कि बनाना में ट्रिप्लॉइड वैरायटीज है, लेकिन बनाना की एक डिप्लॉइड वैरायटी भी है जिसका नाम है लेडी फिंगर और ये क्रॉस वैरायटी है। करते हैं डिसीजेस की। केले में जो बंची टॉप है, पनामा बिल्ट या बनाना बिल्ट या सिगरटोका लीफ स्टिक है, ये बनाना की मेन डिसीजेस हैं। बनाना बिल्ट और पनामा बिल्ट ये जो डिसीजेस है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम की वजह से होती है, स्पीसीज होती है क्यूबिन्स। अब हम बात करते हैं इसकी जो इम्यून वैरायटी है वो बसराई है, बसराई ड्वार्फ जो वैरायटी है वो इम्यून है। और अगर हम रेसिस्टेंस वैरायटी की बात करें तो पुवन, मुंगली और कैवेंडिश ये रेसिस्टेंस वैरायटीज हैं। लेकिन वो सोंकल, रस्थाली, मालभोग, अल्पन, मोर्टमैन एंड मोहनथान है। बंची टॉप बनाना अगर हम बात करें तो ये एक टॉप में आती है एक गुच्छे के रूप में और उसमें डार्क सर्कल्स रहते हैं, इंटरप्ट करके स्टिक्स बनती हैं और बेंस के पास रहता है। अगर हम कहें कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं तो इसको टेट्राजोलियम टेस्ट के थ्रू डायग्नोज करते हैं। सिगरटोका जो बीमारी है वो फिजी की सिगरटोका वैली में 1913 में सबसे पहले देखने को मिली थी, इसलिए इसका नाम सिगरटोका लीफ स्टिक पड़ा। ये जो अब बात करते हैं बनाना स्टिक वायरस। जो बनाना स्टिक वायरस है एक सीरियस प्रॉब्लम है जो कि मिली बग के द्वारा ट्रांसमिटेड होती है बनाना में।
अब हम बात करते हैं एक और डिसीज़ की, जो है फिंगर टिप डिसीज़। ये जहाँ पर बनाना की हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ये फिंगर्स में बनाना के जो केले होते हैं फल में, अक्सर ये बीमारी देखने को मिलती है, उसको फिंगर टिप डिसीज़ बोलते हैं। अगर बनाना में जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बंची टॉप क्राउन्स जो होता है वो बंची टॉप टाइप का हो जाता है, और जो नई लीव्स होती हैं वो पॉइंटेड होके पीली पड़ जाती हैं। अगर पोटेशियम की कमी होती है बनाना में तो उसके जो बंचेस हैं वो प्रॉपर फिलिंग में नहीं आते हैं, अच्छे बंच नहीं बनते हैं। कभी कभी बनाना में सीडीनेस भी देखने को मिलती है, मतलब सीड्स देखने को मिलते हैं। तो बनाना में अगर सीडीनेस रोकनी है या सीड्स नहीं बन पाए, इसके लिए हमें 2,4-D का @25 ppm से छिड़काव करना चाहिए। कब? जब बनाना की लास्ट फिंगर खुल रही हो। अगर बंच अच्छा है, उसका वेट अच्छा है, बंच की फिलिंग अच्छी हो, तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन का एप्लीकेशन देना चाहिए। कब? रिप्रोडक्टिव फेस में। और पोटेशियम का शूटिंग फेस में, किसके लिए? कि फिंगर फिलिंग अच्छी हो, बनाना अच्छे बड़े बड़े बने। अब बंच कवरिंग जो करनी चाहिए हमको पॉलीथीन से करनी चाहिए, और साथ में KH2PO4 के 2 स्प्रे देने चाहिए। कब? फ्रूटिंग डेवलपमेंट स्टेज में, जब फ्रूट्स डेवलपमेंट हो रहा हो तब। अब हम बात करते हैं विंड ब्रेकर। तो बनाना के जो कल्टीवेशन में सबसे बड़े जो हम हिंड्रेंस कहेंगे या प्रॉब्लम कहेंगे वो होती है बहुत तेज हवा, और उसके लिए विंड ब्रेकर के रूप में ढेंचा क्रॉप को लगाना बहुत अच्छा होता है। एक बात और है, बनाना जो है वो कैल्सीफ्यूगस क्रॉप है। यहाँ कैल्सीफ्यूगस से मतलब न्यूट्रिएंट से नहीं है, यहाँ कैल्सीफ्यूगस का मतलब है कि वो बेसिक सॉइल पसंद नहीं करती है, अल्कलाइन सॉइल पसंद नहीं करती है जहाँ बेस हो। बनाना में स्कॉचिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जब हम टेम्परेचर पे बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 10 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत सही है बनाना के लिए। अगर मोर देन उससे आगे बढ़ता है तो स्कॉचिंग इफेक्ट दिखता है। तो कितना टेम्परेचर, 36 से 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो स्कॉचिंग इफेक्ट बनाना में देखने को मिलता है। तो ये थे मेरे जानकारी जो मैंने आपसे शेयर की। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।